हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगे। उसके साथ ही साथ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे किसी भी लॉ एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, अलग अलग बैचेस हम रन कर रहे हैं। करंट अफेयर्स का बैच 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। लॉ बैच, मैथ्स रिलेटेड बैच, इंडियन पॉलिटी रिलेटेड बैच ऑलरेडी मोबाइल एप्लीकेशन पे रन किया जा रहा है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि मानिए आपने किसी ऑफर को अपनी एक्सेप्टेंस दी। कोई ऑफर आपको दिया गया था और आपने उसकी एक्सेप्टेंस दी, पर जो लेटर आपने एक्सेप्टेंस का भेजा था वो खो गया है। तो क्या इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया, ये मान लिया जाता है या माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी फॉर्म नहीं हुआ है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही कोई एक्सेप्टर अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डाल देता है, लेटर बॉक्स में डाल देता है, किसी कोरियर कंपनी को दे देता है, उसी समय कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड मान लिया जाता है। उसी समय मान लिया जाता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है ऑफरर और एक्सेप्टर के बीच में। तो अगर ये एक्सेप्टेंस दिल्ली से दी जा रही है तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली मान लिया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसी समय बन गया है जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्पैच होने के लिए डाल दिए। चाहे वो लेटर खो जाए, उससे इस कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। दूसरा सवाल है, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो आपसे पूछा है कि एक ऑफरर है, एक एक्सेप्टर है, तो जो एक्सेप्टेंस दी गई है बाय द एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होती है? तो दोस्तों, ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर जब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इस ऑफरर की नॉलेज में आ जाता है। नॉलेज में आने का मतलब ये नहीं है कि उसके लेटर पे, उसके एड्रेस पे वो लेटर पड़ा हुआ है एक्सेप्टेंस का, पर वो उसे खोल के नहीं पढ़ रहा है। ये बात नहीं है। बात ये है कि अगर वो उसके एड्रेस पे पहुंच गया है लेटर, चाहे उसने खोल के उसे देखा है या नहीं देखा है, जैसे ही वो उसकी नॉलेज में आ गया है वैसे ही इस एक्सेप्टेंस से जो एक्सेप्टर है वो बाउंड हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला है रेवोकेशन रिलेटेड क्वेश्चन कि ए रिवोक्स हिज प्रपोजल मेड टू बी बाय टेलीग्राम, द रेवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज। तो रेवोकेशन पूछ रहा है विद रिगार्ड टू रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो ए ने पहले बी को एक ऑफर दिया, पर बाद में मन बनाया कि वो इसको रिवोक करेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो रेवोकेशन है ये एज अगेंस्ट ए कब कंप्लीट हो जाएगी? कंप्लीट होने का मतलब ये है कि उस रेवोकेशन से ए कब बाउंड हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही रेवोकेशन का लेटर इन्होंने डाल दिया है, जैसे ही इन्होंने रेवोकेशन का लेटर डाल दिया, वैसे ही ए अपनी रेवोकेशन से बाउंड हो जाता है। तो जैसे ही लेटर डिस्पैच करने के लिए डाल दिया ए ने, वैसे ही वो अपने ऑफर के रेवोकेशन से बाउंड हो जाएंगे। अगला है, ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल हिज हाउस टू बी, व्हेन इज द लास्ट पॉइंट व्हेन ए कैन रिवोक प्रपोजल। तो आपसे पूछ रहा है कि ए ने ऑफर दिया बी को कि वो अपना घर उनको बेचना चाह रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि कब ए अपने इस प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ए अपने इस ऑफर को रिवोक कर सकते हैं तब तक जब तक बी अपना लेटर जो है एक्सेप्टेंस का वो डिस्पैच होने के लिए नहीं डाल देते हैं। क्योंकि जैसे ही एक्सेप्टर ने, मतलब बी ने, जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डाला, लेटर बॉक्स में कुरियर कंपनी को दिया, वैसे ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ए के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ए उसी समय बाउंड हो जाते हैं एक्सेप्टेंस से जैसे ही एक्सेप्टर ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्पैच होने के लिए डाल दिया हो। तो उसके बाद ए जो है वो अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर पाएंगे। तो ए कैन रिवोक हिज ऑफर बिफोर डेट एंड टाइम व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। अगला सवाल है, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी। तो दोस्तों, कोई भी वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए वो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। मतलब अगर ए ने बी को बोला है कि मैं आपको अपना ब्लैक हॉर्स बेचूंगा 1 लाख रुपीज में, तो दोस्तों बी को भी ये जो ऑफर है ब्लैक हॉर्स का 1 लाख रुपए में बेचने वाला,
इसको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकते कि मैं ब्लैक नहीं, मैं व्हाइट हॉर्स खरीदूंगा, या फिर मैं 1 लाख की जो पेमेंट है वो उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। इफ एंड बट कोई भी आप एक्सेप्टेंस में नहीं लगा सकते। अगर आपने इफ एंड बट लगाया तो वो जो ऑफर है वो लैप्स्ड मान लिया जाता है। तो आंसर है ऑप्शन बी, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अगला है, अ गुरु इंड्यूस फॉलोअर टू गिफ्ट हिम होल प्रॉपर्टी टू सिक्योर बेनिफिट ऑफ हिज सोल इन द हेवन, द गिफ्ट इज। तो दोस्तों एक स्पिरिचुअल गुरु है, उसने अपने जो फॉलोअर है, जो उसका चेला है, उसको बोला कि भाई अगर तुम्हें स्वर्ग में जन्नत चाहिए, मतलब अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए, जन्नत चाहिए, तो तुम अपनी जो भी है पूरी प्रॉपर्टी है मुझे गिफ्ट कर दो। तो दोस्तों ऐसे टाइप के एग्रीमेंट्स जहाँ पे एक बंदा डोमिनेंट पोजीशन में हो, यहाँ पे स्पिरिचुअल गुरु एक डोमिनेंट पोजीशन में थे एज कंपेयर टू अ फॉलोअर, जहाँ पे इंसान अपनी डोमिनेंट पोजीशन का या इन्फ्लुएंशियल पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए दूसरे बंदे की एक्सेप्टेंस लेते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को मान लिया जाता है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित हैं। तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस अपने चेले के ऊपर लगाया और उनसे वो गिफ्ट में प्रॉपर्टी मांग ली है। तो जब भी अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू किसी बंदे का कंसेंट लिया जाता है तो वो एग्रीमेंट जो होता है वो वॉइडेबल एग्रीमेंट माना जाता है। तो फॉलोअर अगर चाहे तो इस गिफ्ट को जाके कोर्ट में कैंसिल करवा सकता है। ठीक है। अगला है, A applies to a banker for a loan at a time when there is stringency in the money market. The banker agrees to give a loan at a higher rate of interest. A accept the loan at such a rate. तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी थी मार्केट में, तो ए जो है एक बैंकर के पास जाता है। बैंकर कहता है मैं तुम्हें लोन तो दे दूंगा, कर्जा तो दे दूंगा, पर काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% चल रहा था तो वो मानिए 12% मांग रहा था, डबल मांग रहा था। तो आपसे पूछा है कि क्या इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जर्ट हुआ, ऐसा माना जाएगा? तो इस केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल प्रैक्टिस है किसी भी ट्रेड की। मानिए अगर कोई भी कमोडिटी होती है, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा और सप्लाई बहुत कम है, तो उस केस में रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं उस कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट फेच करने के लिए। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। अगर बैंकर को ये पता था कि अभी परिस्थितियाँ ऐसी है कि पैसे की तंगी है, सब बैंक्स के पास पैसा नहीं है, कुछ ही बैंक्स के पास है, तो उसने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड कर लिया, तो ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। यहाँ पे कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस नहीं बनता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एंड इट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगला है, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेयर बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट द एग्रीमेंट इज। तो दोस्तों जब भी कोई म्यूचुअल मिस्टेक होती है विद रिगार्ड टू अ फैक्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो जब भी कोई म्यूचुअल मिस्टेक होती है तो ऐसे एग्रीमेंट्स को वॉइड मान लिया जाता है। मान लीजिए ए एक हॉर्स बेचना चाह रहा था बी को, ठीक है, पर ए को भी नहीं पता था ये बात कि जिस समय वो एग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है उस समय वो घोड़ा मर चुका है, ना ही बी को ये बात पता थी कि वो घोड़ा मर चुका है। तो ये एक म्यूचुअल मिस्टेक थी इन दोनों के द्वारा। तो जब भी कोई म्यूचुअल मिस्टेक होती है किसी ऐसे फैक्ट को लेके जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस केस में घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को वॉइड माना जाता है। अगला सवाल है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कंसिडरेशन। तो दोस्तों कंसिडरेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो एडुकेट हो, तो ये ऑप्शन गलत है। इट कैन बी इनएडुकेट एज वेल। मतलब मानिए अगर आप 1 करोड़ की अपनी हवेली 1 लाख रुपए में बेचना चाह रहे हैं तो वो आपके ऊपर है, उसकी एडुकेसी के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तीसरा है, इट मस्ट बी प्रेजेंट और फ्यूचर। नहीं, वो पास्ट भी हो सकता है, पास्ट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन और प्रेजेंट कंसिडरेशन भी हो सकती है। आखिरी है, इट मस्ट बी मूव्ड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी। नहीं, ऑप्शन गलत है। तो आंसर है इट मस्ट बी मूव्ड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो अगर ए प्रोमिसर है जो उसको अपना हॉर्स बेचना चाह रहा है 2 लाख रुपए के लिए बी को, तो जो ये कंसिडरेशन है ना, बी को यही कंसिडरेशन ए को देनी पड़ेगी। तो किसका डिजायर देखा जाएगा? ए का देखा जाएगा, जो प्रोमिसर है, जो प्रॉमिस कर रहा है अपना घोड़ा देने के लिए, कि वो क्या चाहता है उसके बदले, और वो अमाउंट देनी पड़ेगी। तो आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटरो एक्शियो। दोस्तों एक लीगल मैक्सिम है जिसका मतलब होता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एक्शियो से आया एक्शन, नॉन से आया नो,
पैक्टो से आया एग्रीमेंट, तो एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अगला है एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड फॉर 3 years इज। तो दोस्तों अगर ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ए ने बोला है कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा अगर तू 3 साल तक शादी नहीं करता है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को वॉइड माना जाता है। क्यों वॉइड माना जाता है? क्योंकि एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। तो अगर आप किसी भी बंदे के ऊपर ये रोक लगा रहे हो एक एग्रीमेंट के थ्रू कि तू 1 दिन शादी मत कर या 3 साल मत कर या आजीवन मत कर शादी, तो आप उसकी शादी करने की इच्छा के ऊपर रिस्ट्रेंट लगा रहे हो। तो एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। अगला है अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन फादर्स ऑफ ए एंड बी हु आर माइनर दैट दे विल गेट देम मैरिड ऑन बिकमिंग मेजर एज। तो दोस्तों ए और बी दो माइनर बच्चे हैं, इनके जो फादर्स हैं वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम इनकी शादी करा देंगे। तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? तो दोस्तों ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जब आप फैमिली लॉ पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि इन दोनों का कंसेंट भी ज़रूरी है उस शादी के लिए। पर अभी वो माइनर हैं तो कंसेंट तो दे नहीं सकते थे। तो एक तरीके से अगर ये सब अलाउ कर दिया जाएगा तो आप एक तरीके से बाल विवाह को भी अलाउ कर रहे हो, क्योंकि आपने उनको बंधन में तो तभी बांध दिया है जब वो बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े होके तो उन्हें उसी से ही शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, वैलिड नहीं होते हैं, क्योंकि एक शादी के लिए उन दोनों का कंसेंट देना भी ज़रूरी है। तो जब वो बच्चे हैं तो कंसेंट दे ही नहीं सकते हैं, और बड़े होके अगर वो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं उसके लिए वो फ्रेश एग्रीमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। अगला है A makes a contract with B to buy his house for 1 lakh if he is able to secure a bank loan for that amount. The contract is। तो दोस्तों ऐसे एग्रीमेंट्स को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है, जिसमें पार्टीज का कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये दो चीज़ों के लिए किए जाते हैं, ऑन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, किसी इवेंट के हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, या नॉन हैपनिंग के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि मैं तेरा जो घर है वो 1 लाख रुपए में ले लूँगा अगर मुझे इस घर के अगेंस्ट लोन मिल जाता है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये इस फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड कर रहा है कि क्या उस घर के बदले 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल कब होगा, कब इसको कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा पाएंगे? वो तब करा पाएंगे जैसे ही इस घर के अगेंस्ट 1 लाख रुपए का लोन मिल जाता है। अगर बाय चांस लोन नहीं मिलता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, पर अगर लोन मिलता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? 1 लाख रुपए के लोन मिलने के ऊपर, और वो लोन मिल गया है तो एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही तुरंत इन्फोर्सिबल हो जाएगा जैसे वो 1 लाख रुपए मिल जाता है। अगला है कि ए एग्रीज टू पे बी। ए ने बी को एग्री किया कि वो उसको 10,000 रुपये देंगे अगर बी सी से शादी कर लेता है, ठीक है। अगर बी सी से शादी कर लेता है तो वो उसको 10,000 रुपये देंगे। पर पता लगता है कि सी ने बाद में जाके डी से ही शादी कर ली, तो अब बी जो है वो सी से तो शादी नहीं कर सकता है। वो अलग बात है कि बाद में डाइवोर्स हो जाए, जिनका पति मर जाए, वो अलग बात है। पर अभी करंट सिचुएशन में तो बी जो है सी से शादी नहीं कर सकता एज पर हिंदू लॉ, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो एग्रीमेंट है अब ये वॉइड हो जाएगा, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी कि बी सी से शादी कर ले, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट था? कि बी सी से शादी कर ले। पर अब ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि सी ने डी से शादी कर ली है, तो ये एग्रीमेंट अब वॉइड हो जाएगा। अगला है ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डेट फॉर 10,000। ए डाइज बिफोर दैट डे। तो ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है जिसमें ए को कुछ माल सप्लाई करना है बी को, और बी को इसके बदले इन्हें 10,000 रुपये देने थे। तो जब इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंसान की खुद फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ भी इन्फोर्स किया जा सकता है। जैसे कि अगर गुड्स सप्लाई करने हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए ही गुड्स वो सप्लाई करे, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं सप्लाई। अगर आपकी परचून की दुकान है और आपकी परचून की दुकान में आटा चावल बिकता है, तो आज उसके मालिक की अगर डेथ हो गई है
तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उसका बेटा है या जो उसकी वाइफ है, वो भी आटा चावल डिलीवर कर सकते हैं। उसमें उस मालिक का होना तो ज़रूरी नहीं था। पर अगर ऐसा होता कि ए बहुत बड़ा सिंगर होता, मान लीजिए बहुत बड़ा सिंगर होता, बहुत बड़ा गायक होता, और कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता कि ए उस पर्टिकुलर दिन आके इस कंसर्ट में परफॉर्म करेगा, पर उसकी उससे पहले ही डेथ हो जाती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ इन्फोर्स नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जैसा ए गाता था वैसा उसका बेटा नहीं गा सकता है। नुसरत फतेह अली खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो तो जो राहत फतेह अली खान है वो उनके ऊपर इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग सिंगर हैं, ठीक है। पर क्योंकि बात थी गुड सप्लाई करने की, खाली माल सप्लाई करना था, तो वो तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी कर सकते थे। तो इसलिए A's representatives are bound to deliver goods to B and B is bound to pay 10,000 to A। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने लाइव क्लास में भी डिस्कस किए थे। अगर आप लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये आते होंगे सवाल, क्योंकि डिस्कस हो चुके हैं पहले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।